जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में कि सेंस ऑर्गन क्या है और सेंस ऑर्गन किस तरह से कार्य करते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं अन्य परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं से संबंधित हम लोग फोकस करके उन्हीं बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सेंस ऑर्गन यानी कि सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय। और हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन कितने हैं, इन सब जैसे सेंस ऑर्गन जो है सबसे पहले त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ, ये 5 सेंस ऑर्गन हैं। और इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं और क्या कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या है। कि सेंस ऑर्गन सबसे पहले कि त्वचा, कान, नाक, जीभ और आँख हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन है। और सेंस ऑर्गन का मुख्य कार्य जो है शरीर में ह्यूमन बॉडी में, उसका मुख्य कार्य है कि बाहरी वातावरण से अवगत कराना। बाहर का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसके साथ संबंध स्थापित करना ही ज्ञानेंद्रियों का मुख्य कार्य होता है। तो इसमें जैसे देखते हैं कि त्वचा बाहर से जो वातावरण है, जैसे ताप का और अन्य चीज़ों का, ये क्या करते हैं, नियमन करते हैं। तो इन ताप का अनुभव हमको कराते हैं, ठंडा गर्मी ये सब का अनुभव कराते हैं, वो त्वचा होते हैं। और दूसरा जो कान होते हैं, जैसे हम लोग सुनने का काम जो करते हैं वो कान से करते हैं, यह भी एक ज्ञानेंद्रिय है। और उसके बाद नाक, जिससे हम लोग किसी चीज़ की सुगंध या दुर्गंध का पता लगाते हैं, तो ये नाक भी एक सेंस ऑर्गन के अंतर्गत ही आता है। और जीभ जो हमें क्या करती है, स्वाद की पहचान कराती है, खट्टा मीठा और तीखा इन सब चीज़ों की जो ज्ञान कराता है, उसे ही हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब आँख जो काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देखने का, बाहरी वातावरण या अन्य सभी भी क्रियाओं को देखने का कार्य जो करते हैं आँख के द्वारा करते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये जान गए हैं कि बाहरी वातावरण का अनुभव और ज्ञान किस चीज़ से होता है, तो ज्ञानेंद्रिय से होता है। और ज्ञानेंद्रिय का मुख्य कार्य यही होता है कि वो बाहरी वातावरण का हमारे ज्ञान से उसको जोड़ता है और इससे संबंधित विभिन्न जानकारियां हमें देती रहती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिय में एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण स्थान है त्वचा का है। और सभी ज्ञानेंद्रिय महत्वपूर्ण हैं और उसमें त्वचा का स्थान बहुत बड़ा है, क्योंकि ये त्वचा जो है क्या करती है, शरीर को एक आकार प्रदान करती है और पूरे शरीर को क्या करती है, एक तंत्र में बांधती है। तो इसका अब हम लोग देखेंगे कि त्वचा के मुख्य क्या कार्य हैं, त्वचा हमारे शरीर में क्या करते हैं, उनका क्या कार्य है। तो त्वचा का सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है कि रक्षा प्रदान करना। त्वचा का मुख्य कार्य जो है वो क्या है कि रक्षा प्रदान करना। रक्षा यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेसिस या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उससे हमारे शरीर को क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, त्वचा का मुख्य कार्य है। क्योंकि ये बाहरी वातावरण से क्या होता है, डायरेक्ट स्थापित होता है और इससे क्या होता है, यह हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा त्वचा के मुख्य जो कार्य होते हैं वो होते हैं, त्वचा एक विटामिन डी का संश्लेषण करना, विटामिन डी और कैल्शियम का संश्लेषण करना भी त्वचा का ये मुख्य कार्य होता है। और त्वचा जो अगला महत्वपूर्ण त्वचा का जो काम होता है, ताप का नियमन करना। शरीर के जो ताप होते हैं उसका नियमन करना है। ऐसे कि हम लोग जानते हैं कि शरीर के इंटरनल भाग में जैसे लीवर या थाइलेमस या अन्य बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं कि
ताप का नियमन करते हैं, लेकिन त्वचा भी शरीर के ताप का नियमन करती है और एक निश्चित ताप पर जैसे 98.4 फ़ारेनहाइट और उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान को क्या करती है, नियंत्रित रखती है और ये त्वचा का मुख्य कार्य होता है। और त्वचा के एक और मुख्य कार्य होते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन अर्थात जो शरीर के अंदर जो वास्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना है कि एक्सक्रिएशन के रूप में शरीर से बाहर निकालना, वो स्वेट के रूप में निकालते हैं, पसीना के रूप में निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, पसीना है या खनिज लवण है, इन सभी को क्या करते हैं, बाहर वो निकाल देते हैं। जो वास्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं पसीना के रूप में। तो यह भी त्वचा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उसमें होता है कि जैसे विटामिन डी और कैल्शियम का संश्लेषण किस अंग के द्वारा होता है, तो उसमें त्वचा और कैल्शियम के द्वारा होता है। अब उसके बाद उत्सर्जन, शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग कौन है, तो उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो क्या है, उत्सर्जन ऐसे तो अंग है यूरिनरी सिस्टम जो एक्सक्रिएशन का कार्य करते हैं, लेकिन त्वचा भी क्या करते हैं कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब है ऑब्जॉर्प्शन, अवशोषण। त्वचा का चौथा जो काम होता है अवशोषण का होता है। ये अवशोषण भी करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन भी करते हैं। ऑब्जॉर्प्शन अर्थात अवशोषण जो है जैसे दवा, क्रीम या तेल, ये सब जो हम लोग मालिश करते हैं, कभी चोट लग गया या टूट गया, जैसे मूव लगाए या किसी तेल या फेस को साफ करने के लिए क्रीम वगैरह का यूज करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि त्वचा के द्वारा ही अवशोषण किया जाता है और तब जाके वो स्किन में जो मौजूद कीटाणु, विषाणु या वायरस, किसी तरह का इन्फेक्शन हो, वो सब क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और त्वचा के एक और कार्य हैं, त्वचा से संबंधित जो रंग, जो त्वचा का रंग निर्भर करता है वो मेलानिन पर निर्भर करता है और मेलानिन के कारण ही क्या होते हैं, व्यक्ति के रंग गोरे और काले होते हैं। मेलानिन जो होता है रंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा त्वचा के रंग का निर्धारण किया जाता है। गोरे लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है, जबकि काले लोगों में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन क्या होता है, गोरे लोगों में इसी कारण से स्किन कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है, जबकि काले लोगों में इस चीज़ की खतरा कम रहती है। और एक बार प्रश्न और भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो त्वचा पर या चेहरे पर जो तिल है वह किस कारण से काला होता है। तो त्वचा पर जो तिल होता है उस काला होने का उसका मुख्य कारण है कि मेलानिन के कारण ही क्या होते हैं, तिल काले रंग के दिखाई देते हैं। अब इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब त्वचा का अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी में हम लोग करते हैं। त्वचा का मुख्य अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और यह त्वचा जो होता है कई एक लेयरों में होता है और ये त्वचा जो होते हैं 7 इसके सतह होते हैं, लेयर होते हैं और 7 भागों में ये विभक्त होते हैं। और ये त्वचा जो होते हैं संयोजी ऊतक के बने होते हैं। संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं और इनकी मोटाई जो होता है, त्वचा की मोटाई जो है 0.5 mm से 2 mm तक होता है। त्वचा का मोटाई 0.5 से लेकर 2 mm तक इसकी मोटाई होती है। ये भी बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। यदि परीक्षा में शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो अंग त्वचा है, लेकिन शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है,
तो जब शरीर में सबसे बड़ा अंग होगा तो वो लीवर है, और शरीर का सबसे बड़ा अंग हो तो वहाँ त्वचा है। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। त्वचा भी शरीर का एक अंग ही है और वो सबसे बड़ा अंग है, और शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है लीवर है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि त्वचा की कितनी सतहें हैं और कितनी परतें हैं। इनको कई एक भागों में बांटा गया है और उनका क्या कार्य है। तो अब देखते हैं कि त्वचा की मुख्य रूप से त्वचा जो है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दो परत है मुख्य रूप से, और वो उसको हम लोग एक को इपीडर्मिस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। इपीडर्मिस को हिंदी में अधिचर्म कहा जाता है। और दूसरा जो है डर्मिस है, जिसको हम लोग हिंदी में चर्म कहते हैं, यानी कि इंटरनल स्किन, एक्सटर्नल स्किन। इपीडर्मिस को एक्सटर्नल माने बाहरी स्किन, जो ऊपरी सतह होते हैं, और डर्मिस यानी कि ये आंतरिक स्किन, यानी कि नीचे का अंदर, त्वचा के अंदर का भाग, तो उसको हम लोग डर्मिस कहते हैं, जो जिसका हिंदी होता है चर्म। अब आगे देखते हैं कि अधिडर्मिस जो होते हैं, इपीडर्मिस जिसको अधिचर्म कहते हैं, उसका क्या है कार्य। तो ये बाहरी परत होता है त्वचा का। ये क्या होता है, बाहरी परत होता है, जो सुपरफेशियल भाग में ऊपर का जो स्किन होता है उसको हम लोग बाह्य चर्म कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इस ऊपरी स्किन के सबसे ऊपरी भाग में, ऊपरी जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। इसीलिए कभी कोई आदमी गिर गया या खरोच लगा, जो काफ़ी कम हल्का सा खरोच लगा, तो ऊपर के भाग में क्या होते हैं, ब्लड नहीं निकलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अधिचर्म में यानी कि इपीडर्मिस में क्या होते हैं, ब्लड नहीं होते हैं, न के बराबर होते हैं, एकदम नगण्य होते हैं। और उसके बाद इसी लेयर में, अधिचर्म में ही, इपीडर्मिस लेयर में ही मेलानिन पाया जाता है, जो रंग को निर्धारण करता है। रंग का निर्धारण इसी मेलानिन के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये मेलानिन जो होते हैं अधिचर्म में पाए जाते हैं। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि त्वचा के किस भाग में, किस लेयर में मेलानिन पाया जाता है, तो उसमें आप लोग इपीडर्मिस लगाइएगा, डर्मिस नहीं होगा, इपीडर्मिस होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डर्मिस में जो त्वचा का आंतरिक भाग होता है और डर्मिस लेयर आंतरिक भाग होते हैं, इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से त्वचा के अंदर जो ग्लैंड होते हैं, छोटे छोटे, जैसे अब स्वेट ग्लैंड है जो पसीना को निकालते हैं, या फिर जो अंदर की ओर ले जाते हैं, तो बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। और ये ग्लैंड जो होते हैं डर्मिस लेयर में होते हैं, मतलब इपीडर्मिस के नीचे जो लेयर होता है उस लेयर में ये ग्रंथियाँ मौजूद रहती है। यहीं से क्या करती हैं, ये ग्रंथि विभिन्न क्रियाओं का संपादन करती है। दूसरा नंबर है कि बाल, हेयर जो होता है, जैसे अब सर पर जो बाल है, या जो इपीडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर में ही होते हैं, क्योंकि उसका रूट जो होता है क्या होता है, त्वचा के आंतरिक भाग में होता है। और बाल ऊपर से देखने के लिए ऊपर रहते हैं, लेकिन उसके रूट जो होते हैं वो डर्मिस लेयर में होते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि शरीर के विभिन्न भाग में, जैसे रोम, जो पोर होते हैं, रोम छिद्र, जो स्किन के ऊपरी सतह पर जो बाल होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर जिसको हम लोग कहते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डर्मिस लेयर से ही उसका रूट होता है, डर्मिस लेयर में ही उनके रूट होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे पतला
स्किन कहाँ का होता है? तो सबसे पतला जो स्किन का होता है वो पलक का होता है। आँख का जो पलक है वहाँ के स्किन काफ़ी पतले होते हैं। और सबसे मोटा जो स्किन है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न कि सबसे मोटा स्किन कहाँ का है। तो बहुत सारे बच्चे कोई पेट का बता देते हैं और कोई कहीं का। तो आपको ध्यान रखना है कि हथेली और तलवा, ये दोनों जगह का जो है स्किन काफ़ी मोटा होता है, क्योंकि इससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित किया जाता है। और पैर का जो निचली सतह होती है जिसको हम लोग तलवा कहते हैं, उससे भी चलने का काम करते हैं, इसलिए वहाँ का स्किन काफ़ी मोटा होता है। तो सबसे अब हम लोग ये गलती नहीं करेंगे कि अगर त्वचा की मोटाई पूछे कि कहाँ का कितना, सबसे कम पलक का होता है और सबसे अधिक जो होता है वो होता है तलवा का और तरहत्ती का। अब हम लोग ये कि सामान्य तौर पर त्वचा जो है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब कुछ अन्य बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। एपिडर्मिस, ये त्वचा के जो लेयर होते हैं, जो सतह होते हैं, वो 3 मुख्य रूप से 2 सतह होते हैं। और एपिडर्मिस यानी कि बाहरी सरफेस, ऊपरी सतह, और डर्मिस उसके नीचे का सतह, और उसके नीचे जो होता है फैट होता है। जो फैट क्या करता है कि स्किन को ऊपर की ओर उठा कर रखता है। स्किन के लेयर जो होते हैं, जो टाइट होते हैं, उसको उठा कर रखता है। लेकिन ओल्ड एज में जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि चेहरे पर झुर्रियाँ या शरीर में झुर्रियाँ क्यों आ जाती है। तो झुर्री आने का मुख्य कारण होता है कि शरीर में क्या होता है कि एपिडर्मिस तो रहते ही हैं, डर्मिस भी रहते हैं। ये जीवन तक जितना दिन आदमी जिंदा रहता है, एपिडर्मिस और डर्मिस हमेशा रहते हैं। लेकिन क्या होता है, फैट जो डर्मिस लेयर के नीचे होते हैं, वो फैट धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है आदमी का, वो फैट की मात्राएं कमती जाती है और ओल्ड एज में आकर बिल्कुल ही कम हो जाता है। इस कारण से क्या होती है, चेहरे पर झुर्री और शरीर के मांस क्या होते हैं, सूख जाते हैं, स्किन सिकुड़ जाते हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और अगला जो ज्ञानेंद्रिय है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।